हेलो फ्रेंड्स, जलको स्टडी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज अपन संविधान की पढ़ने वाले हैं प्रस्तावना। और संविधान की प्रस्तावना से एक या दो क्वेश्चन जरूर आते हैं, चाहे वो टीचर एग्जाम हो या अन्य कोई भी कंपटीशन एग्जाम जो भी है, उनमें प्रस्तावना से संबंधित क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर करना। तो आज अपन पढ़ने वाले हैं संविधान की प्रस्तावना। भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिकी संविधान से ग्रहण की है। भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है, इसकी प्रेरणा कौन से संविधान से ग्रहण की है? अमेरिका के संविधान से। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, यानी कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की प्रेरणा अमेरिका के संविधान से ग्रहण की है। प्रस्तावना की भाषा बहुत बार पूछी गई है कि भारतीय संविधान में प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली गई है, तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ली गई है। और हम भारत के लोग, वी द पीपुल ऑफ, जो शब्दावली है, ये अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। यानी कि जो प्रस्तावना की जो शब्दावली है, हम भारत के लोग, यानी कि वी द पीपुल ऑफ शब्दावली अमेरिका के संविधान से प्रभावित है। आगे अपन देखें, प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों की टिप्पणियां। यानी कि प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों ने क्या क्या कथन दिए हैं, क्या क्या स्टेटमेंट दिए हैं। तो एम बी पायली व ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो ये स्टेटमेंट बहुत बार पूछे गए हैं, जिसको आप ध्यान में रखेंगे। प्रस्तावना के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के स्टेटमेंट क्या क्या हैं कि एम बी पायली और ठाकुरदास भार्गव ने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। किसने? ठाकुरदास भार्गव और एम बी पायली ने, यानी कि प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा। एन पालकीवाला ने प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा है। के एम मुंशी ने क्या स्टेटमेंट दिया? यानी कि के एम मुंशी ने प्रस्तावना के बारे में कहा कि प्रस्तावना को राजनीतिक जन्म कुंडली की संज्ञा दी। के एम मुंशी ने प्रस्तावना को राजनीति की जन्म कुंडली की संज्ञा दी। राजनीतिक जन्म कुंडली की संज्ञा किसने दी थी प्रस्तावना को? के एम मुंशी ने। और के एम मुंशी के बारे में, यानी कि ये जो कथन है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। अर्नेस्ट बार्कर ने क्या कहा प्रस्तावना के बारे में? अपनी पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की प्रशंसा की। जो अर्नेस्ट बार्कर है, इन्होंने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल्स ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी में भारतीय संविधान की प्रस्तावना की क्या की है? प्रशंसा की है। किसने? अर्नेस्ट बार्कर ने। आगे अपन देखें तो भारतीय जो संविधान है, इसको भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 ईस्वी को अंगीकृत किया गया था। भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया। 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। भारत का जो संविधान था, उसको 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया और 13 दिसंबर 1946 में, यानी कि 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया था। उसी उद्देश्य प्रस्ताव की शब्दावली को नई भाषा में पिरोकर अंत में संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना का रूप दिया। उसी उद्देश्य प्रस्ताव की शब्दावली को नई भाषा में पिरोकर अंत में संविधान सभा ने इसे प्रस्तावना का रूप दिया। चूंकि प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य को स्पष्ट करती है, अतः इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। यानी कि प्रस्तावना जो है भारतीय संविधान की,
वह उद्देशिका को स्पष्ट करती है, इसलिए इसे उद्देशिका भी कहा जाता है। प्रस्तावना संविधान का हिस्सा है अथवा नहीं, इसके बारे में भी अपन जान लेते हैं। संविधान लागू होने के साथ ही यह निरंतर विवाद का विषय रहा कि प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं। तो इसके लिए सर्वप्रथम इनरी बेरूबारीवाद आता है। इनरी बेरूबारीवाद 1960 में इसने क्या सुझाव दिया? इसने कहा कि सर्वोच्च न्यायालय ने ही ये निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। ये बेरूबारीवाद आया था, इसका पूरा नाम है इनरी बेरूबारीवाद। तो बेरूबारीवाद जो आया था 1960 में, इसमें यानी कि सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है। किस वाद में ये कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का हिस्सा नहीं है? तो वो बेरूबारीवाद 1960 का है। फिर इसके बाद में आता है केशवानंद भारतीवाद, जो कि 1973 में इसने क्या निर्णय दिया? केशवानंद भारतीवाद 1973 में सर्वोच्च न्यायालय में अपने पूर्व निर्णय को पलटते हुए यह निर्णय दिया कि प्रस्तावना संविधान का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है। यह किस में कहा गया है कि प्रस्तावना संविधान का अत्यधिक महत्वपूर्ण भाग है? तो ये केशवानंद भारतीवाद 1973 में ये कहा गया कि प्रस्तावना संविधान का भाग है। ये निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ने दिया था। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार संविधान संशोधन किया गया है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। प्रस्तावना में अब तक केवल एक बार ही संशोधन किया गया है। वो कौन सा है? 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित 3 शब्द जोड़े गए। 42वां संविधान संशोधन कब हुआ? 1976 में। और इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। यानी 42वां संविधान संशोधन 1976 में हुआ था, इसमें 3 शब्द जोड़े गए: समाजवादी, पंथ निरपेक्षता और अखंडता। ये 3 शब्द जोड़े गए थे। प्रस्तावना में वर्णित शब्दावलियों का अनुक्रम: न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता। बहुत बार पूछा गया है कि प्रस्तावना में जो वर्णित शब्दावली है उसका क्रम लिखिए, अनुक्रम में पूछा जाता है। तो सर्वप्रथम न्याय आएगा, फिर स्वतंत्रता, फिर समता और फिर बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुता, इस प्रकार शब्दावलियों का अनुक्रम होगा। निम्नलिखित शब्दावलियों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया। कौन कौन सी शब्दावली है जिनका प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया? तो वो शब्दावली है संसदीय, संघीय, धार्मिक न्याय और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। यानी कि निम्नलिखित शब्दावलियों का प्रयोग प्रस्तावना में नहीं किया गया। कौन कौन सी शब्दावली है? संसदीय, संघीय, धार्मिक न्याय और सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब प्रस्तावना क्या है? प्रस्तावना प्रस्तावना हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्रदान करने के लिए तथा इन सब में व्यक्ति की गरिमा तथा राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करने वाली बंधुता को बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा की आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी मिति मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एक एतत् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्म समर्पित
करते हैं। प्रस्तावना में वर्णित वह शब्दावली जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भाव निहित है वो कौन सी है? राजनीतिक न्याय। प्रस्तावना में वर्णित वह शब्दावली जिसमें सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का भाव निहित है वो कौन सी है? राजनीतिक न्याय। अब प्रस्तावना, प्रस्तावना का स्रोत, फिर प्रस्तावना का स्वरूप, फिर उद्देश्य और फिर तिथि। तो प्रस्तावना का स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। शासन का स्वरूप क्या है? प्रस्तावना का जो स्रोत है वो है हम भारत के लोग, और शासन का स्वरूप क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य। उद्देश्य क्या है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुता। और तिथि 26 नवंबर 1949। अब सर्वप्रथम अपन देखते हैं स्रोत। प्रस्तावना का मुख्य स्रोत क्या है? हम भारत के लोग। प्रस्तावना में वर्णित इस शब्दावली का अर्थ है कि भारत की सर्वोच्च शक्ति जनता में निहित है। हम भारत के लोग से क्या मतलब हुआ कि प्रस्तावना में वर्णित इस शब्दावली, कौन सी शब्दावली? हम भारत के लोग, का अर्थ है कि भारत की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। तथा भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा भारत की जनता का प्रतिनिधित्व करती है। अर्थात भारत के संविधान का निर्माण भारत के लोगों द्वारा किया गया, विदेशियों द्वारा नहीं। तथा संविधान की समस्त शक्तियों का स्रोत भारत की जनता है। ये इसका अर्थ होगा, हम भारत के लोग। अब अपन देखते हैं संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। इसका क्या अर्थ है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य है कि भारत अपने आंतरिक मामलों में सर्वोच्च है तथा बाह्य तथा आंतरिक मामलों में स्वतंत्र एवं दूसरे देशों के संगठनों के नियंत्रण से मुक्त है। ये संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का यानी कि अर्थ हो गया। क्या हो गया कि भारत आंतरिक मामलों में और बाह्य मामलों में दोनों में यानी कि स्वतंत्र है, और साथ में दूसरे देशों के संगठनों के नियंत्रण से भी मुक्त है। तीसरा है समाजवादी। समाजवादी का अर्थ क्या है? मूल संविधान में इस शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया। मूल संविधान जब बनकर के तैयार हुआ था तब यानी कि समाजवादी शब्दावली का प्रयोग नहीं किया गया, बल्कि इसे 42वां संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था। भारत के संदर्भ में समाजवाद से तात्पर्य है कि भारत में समस्त बड़े उपक्रम सार्वजनिक नियंत्रण में होंगे तथा उत्पादनों के साधनों पर निजी नियंत्रण नहीं होगा। यानी भारत के संदर्भ में समाजवाद से तात्पर्य है कि भारत में समस्त बड़े उपक्रम सार्वजनिक नियंत्रण में होंगे तथा उत्पादनों के साधनों पर निजी नियंत्रण नहीं होगा। 1991 में अपनाई गई उदारीकरण की नीति के बाद से भारत में समाजवादी लक्षण निरंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। कब से? 1991 में जो उदारीकरण की नीति अपनाई थी उसके बाद में भारत में समाजवादी लक्षण निरंतर कमजोर पड़ता जा रहा है। अब पंथ निरपेक्ष का क्या अर्थ है? पंथ निरपेक्ष भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा तथा नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होगी। ये पंथ निरपेक्ष का अर्थ हो गया। क्या? भारत का अपना कोई राष्ट्र धर्म नहीं होगा तथा नागरिकों के साथ धर्म के आधार पर कोई यानी किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा, बल्कि प्रत्येक व्यक्ति को धार्मिक स्वतंत्रताएं प्राप्त होंगी। अगला है लोकतंत्रात्मक। इसका क्या अर्थ है? डेमोक्रेसी। इसका अर्थ है कि भारत में सरकार जनता द्वारा चुनी जाती है तथा यह चुनी हुई सरकार जनता के हित में शासन करती है। ये लोकतंत्र का अर्थ हो गया, यानी कि जनता द्वारा जनता का शासन। अगला है गणराज्य। गणराज्य का क्या अर्थ है? गणराज्य रिपब्लिक, इंग्लिश में क्या बोलते हैं? रिपब्लिक। गणराज्य का अर्थ है
भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत न होकर निर्वाचित होता है, यानी कि ये नहीं होगा। जैसे ब्रिटिश में क्या होता है कि जो राष्ट्रपति है फिर उसका पुत्र राष्ट्रपति बनता है, लेकिन भारत में ऐसा नहीं है। भारत में राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं होगा, वह निर्वाचित होगा। अगला है सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय। सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय सबसे पहले पढ़ेंगे सामाजिक न्याय। सामाजिक न्याय क्या है? सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि समाज में धर्म, जाति, लिंग, रंग अथवा अन्य किसी आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होगा। यानी कि सामाजिक न्याय से तात्पर्य है कि धर्म, जाति, लिंग, रंग अथवा अन्य किसी आधार पर किसी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होगा, बल्कि ऐसा समता मूलक समाज है जिसमें सभी व्यक्तियों की गरिमा समान हो। सामाजिक न्याय के अंतर्गत सभी को समान मानते हुए वंचित वर्गों को विशेष संरक्षण प्रदान कर उन्हें मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया जाता है। आर्थिक न्याय क्या है? आर्थिक न्याय, आर्थिक न्याय इसके बारे में भी जानते हैं। आर्थिक न्याय से तात्पर्य है कि सभी व्यक्तियों की न्यूनतम आर्थिक आवश्यकता की पूर्ति हो तथा आर्थिक असमानताओं को कम किया जाए। अगला है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय क्या है? राजनीतिक न्याय के दो अर्थ होते हैं। दो अर्थ है राजनीतिक न्याय की। कौन कौन से? सभी व्यक्तियों को वोट देने का समान अधिकार है। पहला अर्थ क्या है राजनीतिक न्याय का? यानी सभी व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार है। दूसरा है चुनाव लड़ने का अधिकार, यानी कोई भी व्यक्ति है वो चुनाव लड़ सकता है। अगला है अपना, आगे अपन पढ़ेंगे समानता। समानता क्या है? स्वतंत्रता। समानता किस किस की? यानी कि पहले स्वतंत्रता, वाक की स्वतंत्रता यानी वाणी की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता होगी, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, विश्वास की स्वतंत्रता होगी, धर्म की स्वतंत्रता होगी, उपासना की स्वतंत्रता होगी। फिर से देखो इनको। समता में सर्वप्रथम आता है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता यानी प्रत्येक व्यक्ति को वाक की स्वतंत्रता है, यानी प्रत्येक व्यक्ति को बोलने का अधिकार है। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होगी, बोलने का, भाषण देने की स्वतंत्रता। विश्वास की स्वतंत्रता है, धर्म की स्वतंत्रता है, उपासना की स्वतंत्रता है। समता, प्रतिष्ठा की समता है और अवसर की समता, यानी कि प्रतिष्ठा की समानता सभी के साथ और अवसर की समानता, सभी व्यक्तियों को अवसर प्रदान होंगे। अगला है बंधुता। बंधुता क्या है? प्रस्तावना में इस प्रकार की बंधुता को स्थापित करने का उद्देश्य शामिल किया गया है जो व्यक्ति की गरिमा को सुनिश्चित करे तथा जिससे राष्ट्र की एकता व अखंडता सुनिश्चित हो। तो ये थी अपनी प्रस्तावना, जिसमें हमने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक सभी न्याय को पढ़ा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और ये जो रीट एग्ज़ाम है इसमें भी यानी कि संविधान से रिलेटेड आपके क्वेश्चन आएंगे।